हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज मैं यहाँ पे आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ वो किससे रिलेटेड है? काउंसलिंग। व्हाट इज़ काउंसलिंग? एक तो हमने सुना है कि एंट्रेंस के फॉर्म भरे जाते हैं, फिर हम सुनते हैं कि काउंसलिंग का फॉर्म हमें फिल करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं है कि काउंसलिंग का फॉर्म कंपलसरी होता है या फिर कंपलसरी नहीं होता। पहली बात तो ये है कि एंट्रेंस का फॉर्म अलग है, काउंसलिंग का फॉर्म अलग है, और ये दोनों फॉर्म ज़रूरी हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कैसे? एंट्रेंस फॉर्म का मतलब कि आप कहीं जाकर अपना एग्ज़ाम दो, एंट्रेंस दो, ठीक है? मतलब आपको रिटर्न या फिर जैसा भी आपका टेस्ट होता है वो आता है एंट्रेंस। जब एंट्रेंस का रिज़ल्ट आ जाता है, जो आप रिज़ल्ट देखते हो उसमें फिर आप अपने मार्क्स देखते हो। आप ये भी देख सकते हो कि किस बच्चे के, जब ये होता है कि अपनी आईडी रोल नंबर डाल के हमें देखना होता है, तब हमको नहीं पता होता कि और स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। बट हमारे जो मार्क्स हैं और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ की है, कट ऑफ लिस्ट है, उस लिस्ट को हम देख सकते हैं, फिर अपने मार्क्स को देख सकते हैं। हर साल कट ऑफ लिस्ट में 5-10 नंबर ऊपर नीचे ही रहते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। बहुत रेयर ही ऐसा होगा जब डिफरेंस रहे। तो अगर आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है, जैसे 2020 आप एग्ज़ाम दो, आपको पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल गई कि आपके मान लो 100 नंबर का एंट्रेंस था, आपके हैं 70 नंबर और कट ऑफ लिस्ट में हाईएस्ट है 80, ठीक है? या फिर आपके हैं 30 नंबर, कट ऑफ लिस्ट में हाईएस्ट है 80, ठीक है? तो काउंसलिंग फॉर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद निकलते हैं कि आपको लग रहा है कि मेरा एडमिशन हो सकता है, मेरी कैटेगरी वाइज मुझे सीट मिल सकती है, तो मैं मेरे मार्क्स की काउंसलिंग करवाना चाहती हूँ। उसका क्या मतलब है? जैसे कि यूनिवर्सिटी में मान लो बच्चों ने पेपर दिए, 5000 बच्चों ने पेपर दिए, जिनमें से अबोव 50 हैं लगभग 700-800, ठीक है? अब जनरल उनमें से मान लो सारे जनरल हैं, या फिर उनमें से कोई एसटी और ओबीसी भी हैं 1-2। सीट में ऐसे डिसाइड हो जाए कि जनरल को चाहिए 70 से ऊपर, वो जनरल में जाएगा। एससी को चाहिए 40 से 50, एसटी को चाहिए 30-40, ओबीसी को चाहिए 60। ये अपनी कट ऑफ लिस्ट निकली। मान लो आप जनरल के स्टूडेंट हो, आपके हैं 70 मार्क्स। अब कट ऑफ लिस्ट जो लगी उसमें आया कि जनरल को 70 और 70 से ऊपर हम सीट दे देंगे, ये लिस्ट लगी। पर आपने ये सोचकर कि भाई मैं तो जनरल का हूँ, मुझे कहाँ सीट मिलेगी, मेरे तो 70 मार्क्स हैं, आपने काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा और 70 नंबर पे ही कट ऑफ लग गई है, तो आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। हमें अपने नंबर की काउंसलिंग करवाने के लिए कि जो अब मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें मेरे नंबर, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मेरा नाम आए, उसका फॉर्म ही नहीं भरा तो आपका नाम नहीं आएगा। आपने फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल हो तो आपका नाम आ जाएगा। आपने फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल नहीं हो तो आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है? ये तो है नॉर्मल बात। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ हरियाणा का, एमडीयू यूनिवर्सिटी का। इस साल तो कोरोना के चक्कर में एंट्रेंस नहीं हो रहा, पर जनरली जब जैसे एंट्रेंस होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एमडीयू में 7 यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है? आपको उन 7 यूनिवर्सिटीज़ का नाम गूगल पे भी मिल जाएगा, और उसके अंदर मैं नॉर्मली बताऊँ तो आईजीयू, सीडीएलयू, सीबीएलयू, गुड़गांव यूनिवर्सिटी, एमडीयू, और ये 1-2 रहे मेरे नाम ध्यान नहीं है, तो वो सब आती हैं। अब जैसे एमडीयू का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ, ठीक है? उसमें अब आए कि 100 नंबर का पेपर है, उसमें आपके नंबर आए 36, ठीक है? पहली बात तो एमडीयू की जो कट ऑफ लिस्ट है वो बहुत ही कम जाती है, 35, 40, 45, जो एंट्रेंस की होती है रिटर्न पेपर की, वो। अब ये है कि उसमें जैसे 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंडर, तो उनमें क्या रूल होता है कि आपको फॉर्म भरना है काउंसलिंग का, उसमें आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि 7 हैं। आपको जैसे आप चाहते हो मेरा एमडीयू में हो, एमएससी बॉटनी में, अगर मैं 36 में एलिजिबल हूँ तो आपने फर्स्ट चॉइस डाल दी 36 बॉटनी। आपको ये है कि मुझे तो भाई बॉटनी में ही लेना है, चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो, तो आपने सेकेंड चॉइस डाल दी आईजीयू बॉटनी, थर्ड चॉइस डाल दी सीबीएलयू बॉटनी, ठीक है? पर आपके ऐसे है कि मेरे को तो एमडीयू में ही लेना है, चाहे कौन से सब्जेक्ट में हो जाए, ठीक है? पहले हम कर रहे थे कि मेरे को उसी सब्जेक्ट में लेना है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी में हो,
तो वो एक तरीका था MDU के काउंसलिंग फॉर्म भरने का। पर अब हम बात कर रहे हैं, मेरे को तो MDU में ही लेना है, चाहे मेरे कौन से भी सब्जेक्ट में हो। तो आपने डाल दिया 36 नंबर पे कि फर्स्ट चॉइस MSc बॉटनी MDU, सेकंड चॉइस MSc जूलॉजी MDU, थर्ड चॉइस MSc माइक्रोबायो MDU, फोर्थ चॉइस MSc बायोटेक MDU, फिफ्थ चॉइस MSc जेनेटिक्स MDU, सिक्स चॉइस MSc फूड एंड न्यूट्रिशन MDU। सारी MDU की आपने डाल दी चॉइस, ठीक है। अब आप सेकंड चॉइस में डालते हो IGU, CBLU, CDLU, ऐसे करके अपनी चॉइस फिल करते हो। अब अगर आपके 36 नंबर पे आप MDU की जूलॉजी बॉटनी में एलिजिबल नहीं हो, पर आपके मार्क्स की फूड एंड न्यूट्रिशन वहाँ की MDU में एलिजिबल हो, आपकी जैसे कि स्टार्टिंग की चॉइस आपने सारी MDU की डाली थी, तो आपकी जो लिस्ट निकलेगी काउंसलिंग की, जो कट ऑफ लिस्ट हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट लिस्ट में आपका फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर नाम आ जाएगा। बट अगर आपने इस तरीके से भरा था कि मुझे तो बॉटनी में ही चाहिए, चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो, मान लो आपको MDU में नहीं मिला, आपको सिरसा वाली यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिला, फिर आप IGU के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, फिर CBLU भिवानी, उसमें आपके मार्क्स एलिजिबल हैं MSc बॉटनी, तो आपका नाम आ जाएगा MSc बॉटनी फ्रॉम CBLU भिवानी, ठीक है। तो काउंसलिंग हम क्यों भरते हैं? ताकि जो मेरिट लिस्ट बने, जो कट ऑफ लिस्ट बने, उसमें अपना नाम आए। तो ये होती हैं कंपल्सरी। फिर जैसे कमेंट सेक्शन में आयुषी त्यागी जी और कुछ और सब्सक्राइबर्स, उनकी खास डिमांड आ रही थी कि मैम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, वो तो एक कैंपस है, और जो DAV कॉलेज है वो भी PU से ही एफिलेटेड है। हम PU का काउंसलिंग फॉर्म भर रहे हैं, अगर हमारे मार्क्स PU के अकॉर्डिंग नहीं आए, कैंपस के अकॉर्डिंग, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें DAV का काउंसलिंग फॉर्म भरना चाहिए या नहीं? और दूसरी बात कि DAV ने अपने काउंसलिंग के फॉर्म्स अलग से क्यों निकाले हैं जब हमने PU का काउंसलिंग फॉर्म भर दिया? तो पहली बात, PU है एक कैंपस, गवर्नमेंट कैंपस, ठीक है। आपने एंट्रेंस दिया, PU ने अपनी लिस्ट निकाली कट ऑफ की, मान लो 40 कट ऑफ निकाली, आपके हैं 39, ठीक है। आप एलिजिबल नहीं हो, आपका एडमिशन नहीं हुआ। फिर जो DAV निकालता है वो, जैसे मान लो कि PU में जनरल की गई थी 44 कट ऑफ, तो DAV कॉलेज जो अपनी काउंसलिंग के फॉर्म निकालेगा, जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किए, मान लो कि उसमें जनरल के बच्चों ने 40 से ऊपर किसी के नहीं है, उन बच्चों ने अप्लाई किया। SC 20 से ऊपर किसी के हैं ही नहीं, उन बच्चों ने अप्लाई किया। तो जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, मान लो 100 बच्चे हैं, 100 में से 40 से ऊपर किसी के नहीं है, तो उसकी जो कट ऑफ लिस्ट निकलेगी वो टॉप वाली में 40 रहेगा, कि भी 35 से ऊपर जिसके हैं वो DAV में आ सकता है। तो वो क्या करते हैं कि PU से तो उनका कम रहेगा, और जितने बच्चे उस काउंसलिंग फॉर्म को भर रहे हैं और उनके कितने मार्क्स हैं, उस बेसिस पे फिर उसकी लिस्ट लगेगी। वो ऐसे नहीं है कि भी PU ने अपनी काउंसलिंग के भरवा लिया तो उसी में DAV की हो जाएगी। DAV में फिर अब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको स्पेशली DAV के लिए ही अपने फॉर्म को भरना पड़ेगा। ये होता है काउंसलिंग का मतलब। ऐसे ही एंट्रेंस, जैसे ये तो क्या है, कॉलेज की एंट्रेंस है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अब जैसे ये आ जाते हैं CSIR नेट, एंट्रेंस आपने दे दिया, रिजल्ट में क्या आता है, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। आपको तो यही चाहिए कि मेरा तो नेट क्वालिफाई है, मेरा तो नहीं है। तो ये सब प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का और एंट्रेंस फॉर्म का। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर लास्ट ईयर के पेपर्स चाहिए हो तो एक बार आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक देखा नहीं है तो आप जाकर मेरे चैनल को खोलिए, सारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। कम्युनिटी टैब पे मैंने काफ़ी वोट करवा रखे हैं स्टूडेंट से। आपको क्या वोट करना है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है वो अपना वहाँ पे डालिए, और आपको किस वीडियो की डिमांड है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे बेझिझक कहीं भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टडी विद पूजा मित्तल, मेरा टेलीग्राम अकाउंट भी स्टडी विद पूजा मित्तल नाम से है, और मेरा फेसबुक का पेज भी स्टडी विद पूजा मित्तल के नाम से है। और मेरी जीमेल आईडी, इन सब का लिंक मैंने यूट्यूब के जो अबाउट वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे डाल रखा है, dr.pujakhusu@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, सो like, share and subscribe my channel. Keep watching, keep supporting. Thank you.